तुम और तुम्हारे पापा एक दूसरे के सामने खड़े होते हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे कान के नीचे एक बजाते हैं, कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होता है तुम्हारे गाल की तरफ। तुमने पेट्रोल चलाया, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल लगाया, गाड़ी चलाई तो फ्यूल चला, फ्यूल से एनर्जी जनरेट हुई, इससे गाड़ी चली। पापा डॉन है, तुम उनके चेले हो, जब चाय बजा सकते हैं, लेकिन तुम पापा के कान के नीचे नहीं बजा सकते। मतलब वो तुम्हारा उस घर में आखिरी दिन हुआ जिस दिन ऐसी घटना घट जाएगी। फर्स्ट लॉ आपको ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस अपने आप होगी और किस में उसे करवाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और है जो मैं लिख नहीं सकता, किताबें खोलते, सिलेबस की किताबें खोलते ही नींद आना, थोड़ी सी हेल्प लगती है, एक्सटर्नल हेल्प जरा सी लगती है, किताबों को बस खोलना पड़ता है, उसके बाद अपने आप नींद आ जाती है। हेलो 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 रफ्तारियंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज है हमारा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6, छठे लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम लोग आज है थर्मोडायनामिक्स का छक्का, और छक्के में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ हमारी गाड़ी पिछले क्लास में ही चल चुकी थी। क्वेश्चंस के स्टॉपेज पर हम रुके हुए थे, अब आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बाद मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कैसे आता है, क्या काम करता है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज के लेक्चर के अंदर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हम लोग कर रहे थे, है ना, जो हम लोग कर रहे थे उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 18 कैलोरी पर मोल केल्विन। 18 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है ना। अ वेसल filled with 10 mole water is kept in contact with a cylinder in which 2 mole gas is compressed isothermally, reversibly from 4 लीटर टू 40 लीटर, 4 लीटर से 40 लीटर तक कंप्रेस करते हैं at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 degree Celsius. If the initial temperature of water is 290 Kelvin, find the final temperature of water. ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 10 मोल पानी भरा हुआ है। तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 10 मोल पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर में 10 मोल पानी भरा हुआ है, ठीक है, 10 मोल पानी है इस कंटेनर के अंदर। तुमने इस कंटेनर को एक सिलेंडर के
कॉन्टैक्ट में रख दिया जिस सिलेंडर पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भरी हुई है 2 मोल गैस, 2 मोल गैस, ठीक है। अब इस 2 मोल गैस के, ये जो 2 मोल गैस यहां पर भरेली है, ये जो 2 मोल गैस यहां पर भरेली है, ये 2 मोल गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है ना, वो कितना है? ये जो 2 मोल गैस यहां पर भरेली है, इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? वो है 40 लीटर्स। तुम इसे कंप्रेस करके कहां तक ला रहे हो? अरे यार, तुम इसे कंप्रेस करके कहां तक ला रहे हो? तुम कंप्रेस करके इसको ला रहे हो 4 लीटर्स तक। कहां तक ला रहे हो? 4 लीटर्स तक, ठीक है ना। यू आर कंप्रेसिंग इट टिल 4 लीटर्स, ठीक। वर्णन कर रहे हो। प्रोसेस है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब देखो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस W बराबर माइनस क्यू, W बराबर माइनस क्यू इन कंप्रेशन, वर्क डन इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, 10 मिनट हीट इज नेगेटिव। यानी ये जो कंटेनर है ये हीट को रिलीज करेगा, हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा। एंड सिंस द वाटर इज इन द कॉन्टैक्ट, ये हीट वाटर को मिलेगी तो वाटर गर्म होगा, वाटर गर्म होगा। आपसे वाटर का फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं हीट टेकन बाय वाटर बराबर हीट रिलीज्ड बाय गैस, हीट रिलीज्ड बाय गैस, हाँ या ना? हीट टेकन बाय वाटर होगा एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी दी है ना, तो एन सी एम डेल्टा टी, ये दे रखी है आपने को मोलर हीट कैपेसिटी 18 केल, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में लगा दीजिए फॉर्मूला, -2.303, 2 मोल गैस का है। इधर हमें डाटा कैलोरी में दिया है तो आर भी कैलोरी में रखेंगे, 2, टेम्परेचर 300 है, लॉग V2 बाई V1, 10 मोल पानी है, 18 कैलोरी पर मोल केल्विन। फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया वाटर का? 290 केल्विन, T2 माइनस 290 केल्विन बराबर 2.303, 4 इंटू 300 इंटू लॉग 10, ये 1 हो गया, लॉग 1/10। इसे करूंगा उल्टा तो माइनस लॉग 10, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने माइनस माइनस प्लस लिख दिया। तो T2 माइनस 290 बराबर 2.303, 1200 अपॉन 180, 2.303 120/18, करो काटे कुटे, 3 से काट दो, 40, 6, 20, 3, ठीक है, 20, 3। कैलकुलेटर से अगर करूंगा मैं बहुत ही मेहनत से, कैलकुलेटर का प्रयोग करते हुए, बहुत ही मेहनत से, किसका प्रयोग करते हुए? कैलकुलेटर का प्रयोग करते हुए, तो ये आएगा 15.35,
तो T2 बराबर 290 प्लस 15.35 305.35 केल्विन। ये देखिए, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हीट कैपेसिटी घुसा दी, हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ले लिया, हीट कैपेसिटी इसके अंदर डाल दी, वर्क डन मिला दिया रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो इस तरीके से कहानी अपनी बैठ गई। तो मैंने देखो वर्क डन इन द हीट, वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस और हीट कैपेसिटी को आपस में मिक्स कर दिया, तो ऐसा क्वेश्चन बन गया, तो ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको करने को मिलेंगे, कहाँ करने को मिलेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको करने को मिलेंगे जब आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस से डील करेंगे। तो जब आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस से डील करेंगे तो यू विल डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और लेने जा रहे हैं, अगर मुझे मेरे पिटारे में से वो क्वेश्चन सही जगह पर मिल जाए तो थोड़ा मजा सा आ जाएगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आइए आते हैं प्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम। Free expansion of ideal gas in vacuum. What is free expansion of ideal gas in vacuum? वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है P external is equal to 0। वैक्यूम क्या होता है? P external is equal to 0, जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। तो एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में कोई भी जरा सी भी हवा नहीं है, कंटेनर है मतलब एक कमरा है जिसमें कोई सी भी हवा नहीं है, जरा सी भी हवा नहीं है, और आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कि गैस भरेली है, जिसमें कि गैस भरेली है, इसका प्रेशर है पी गैस, जिसमें कि गैस भरेली है, इसका प्रेशर है पी गैस, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर में एक छेद कर दिया तो गैस बाहर आएगी। कंटेनर में छेद कर दिया, गैस बाहर आएगी, और बाहर क्या है, बाहर है वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब होता है पी एक्सटर्नल बराबर 0, पी एक्सटर्नल बराबर 0। तो इसका मतलब इसे कोई भी अपोजिशन फेस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से इस पर कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं। भाई 0 प्रेशर में निकल के आ रही है, बाहर से इस पर कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं, तो ये अचानक से फ्री होके फैल जाएगी इस कमरे में। इस प्रोसेस को आप सिमुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के एग्जाम्पल जो आपने अपने रियल लाइफ में देखे हैं, जैसे गुब्बारे का फट जाना, गुब्बारा लीजिए, फुलाइए, गैस भर लीजिए और पिन चुबो दीजिए, फट, अचानक से फटता है गुब्बारा, फटता है ना, अचानक से फटता है, फट। या साइकिल के टायर का फट जाना, एक तो पंचर होना होता है, पंचर होना नहीं, उसमें हवा धीरे धीरे निकलती है, फट जाना, कोई नुकीली चीज घुसी, भटाक, ट्यूब फट गया टायर का, तो जो गैस है भड़ाक इकट्ठी करके बाहर निकल गई, इकट्ठी होकर बाहर निकल गई, तो अचानक से बाहर निकलती है ये। तो पहली बात तो जो फ्री एक्सपेंशन होता है ये सडन प्रोसेस होती है। फ्री एक्सपेंशन जो होता है कैसी प्रोसेस होती है, सडन प्रोसेस होती है। सडन का मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई एक तरीके से, है ना। तो ये एक सडन प्रोसेस होती है फ्री एक्सपेंशन। दूसरी बात, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी प्रोसेस में वर्क डन केवल तब होता है जब उस प्रोसेस को रोकने के लिए कोई फोर्स मौजूद होता है। किसी भी चीज को करने के लिए वर्क डन हमें तब करना पड़ता है जब उसे रोकने के लिए कोई मौजूद होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, नीट की तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीट का पेपर होता है। अगर नीट का पेपर नहीं होगा आप तैयारी क्यों करेंगे? तो आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेक्शन को रोकने के लिए नीट का पेपर मौजूद है। अभी अगर यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर होता तो इस गैस को बाहर आने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर के लिए मेहनत करनी पड़ती अगेंस्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गैस मस्ती से बाहर निकल आएगी। तो W बराबर 0, W बराबर 0। गैस ने कोई वर्णन नहीं किया,
इसी तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बराबर 0। क्यों? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, हीट और वर्क। दो ही तो बताए थे मैंने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट हमने गैस को दी नहीं है, क्या दी है हीट, और वर्क गैस कर नहीं रही है। हीट हमने गैस को दी नहीं है, वर्क गैस कर नहीं रही है। जब दोनों में से कोई भी मोड मौजूद नहीं है तो क्या इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। बाई फ्लॉट अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, जीरो बराबर क्यू प्लस जीरो। यहां से क्या आ गया? क्यू बराबर जीरो। तो इसके अंदर डेल्टा यू भी जीरो होता है, डेल्टा यू भी जीरो होता है, क्यू भी जीरो होता है, और डब्ल्यू भी जीरो होता है। ठीक है ना? डेल्टा यू भी जीरो होता है, क्यू भी जीरो होता है, और वर्डन भी जीरो होता है। डेल्टा यू बराबर जीरो मतलब प्रोसेस कौन सी हो गई? आइसोथर्मल। तो फ्री एक्सपेंशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्यू बराबर जीरो मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई? एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक भी होता है। वर्डन बराबर जीरो मतलब आइसोबारिक, आइसोकोरिक, लेकिन आइसोकोरिक तो है नहीं है, क्योंकि जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो उसका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना। इसलिए फ्री एक्सपेंशन को हम लोग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जब भी कभी गैस वैक्यूम में एक्सपैंड होगी तो जो प्रोसेस होगी दैट प्रोसेस विल बी नोन एज फ्री एक्सपेंशन। और उस केस में वर्डन भी जीरो, हीट भी जीरो, और इंटरनल एनर्जी भी जीरो। और फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज अ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल भी होता है और एडियाबेटिक भी होता है। ठीक है? आइसोथर्मल भी होता है और एडियाबेटिक भी होता है। ठीक है? 3 moles of a gas, ideal gas, expand spontaneously into vacuum. The work done will be infinite, 3 joule, 9 joule, 0। AIPMT 2010 मेंस में आया हुआ है। हाँ जी, क्या बताया था? प्रोसेस सडन प्रोसेस होती है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और वैक्यूम का मतलब क्या होता है? पी एक्सटर्नल बराबर 0। वर्क डन क्या होगा? WFE। FE का मतलब फ्री एक्सपेंशन, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। उस समय थ्योरेटिकली समझाया था अपोजिंग फोर्स, अब मैथमेटिकली देख लो। 0 पी एक्सटर्नल 0 पुट करोगे, V2 माइनस V1 कुछ भी होता रहे, वर्क डन विल बी 0। सिंपल। तो वर्क डन जो होता है फ्री एक्सपेंशन में वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? तो आप लोगों ने 5 प्रोसेस पढ़ ली, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और
प्री एक्सपेंशन। इसके अलावा दो टाइप की प्रोसेस और बची, साइक्लिक और पॉलीट्रोपिक, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी। साइक्लिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वो आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में नहीं है, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। विच, और फिर चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहला, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन of gas, enthalpy change is zero. An isothermal expansion of gas enthalpy change of zero. B, adiabatic systems are isolated systems. C, in isochoric process, work done by gas is zero. And D, in QP is more than QV. QP is more than QV for same temperature change of any gas. ये क्वेश्चन है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है ना, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एंथैल्पी चेंज इज जीरो। जी हाँ, बिल्कुल जीरो होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा टी बराबर जीरो, इसका मतलब डेल्टा एच बराबर एनसीपीएम डेल्टा टी बराबर जीरो। थर्ड है, आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक सिस्टम में वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा वी जीरो होता है। क्यूपी क्यूवी से बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है, क्योंकि सीपी सीवी से बड़ा होता है, बताया हुआ है, मैथमेटिकली प्रूफ भी कराया हुआ है। गलत है बी ऑप्शन, वही हमारा आंसर है। एडियाबेटिक सिस्टम्स आर आइसोलेटेड सिस्टम्स। एडियाबेटिक सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है। एडियाबेटिक सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस जिस सिस्टम में होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस जिस सिस्टम में होगी, वो सिस्टम हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर किसी सिस्टम में एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है तो वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट का लेन देन नहीं करेगा। इसका मतलब उस सिस्टम की बाउंड्री जो होगी वो क्या होगी, उस सिस्टम की जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, वो होगी इंसुलेटेड। क्या होगी, इंसुलेटेड बाउंड्री होगी। और इंसुलेटेड बाउंड्री में क्या हुआ है, क्यू बराबर जीरो हुआ है।
Q बराबर 0 हुआ है, यही तो हुआ है। इब है ना, अरे भाई क्यों रहा, क्यों लग रहा है यो, तो ये हो रही है भाई इंसुलेटेड बाउंड्री, और इंसुलेटेड बाउंड्री जो होगी तो उसमें क्या होने लगेगा, उसमें क्यू हो जाएगा 0। ठीक है भाई, इब जो सिस्टम होने लग रहा है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब नो ट्रांसफर ऑफ मास और एनर्जी विद सराउंडिंग, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा मैं। एनर्जी ट्रांसफर हुआ है भाई दो फॉर्म्स में, हीट में और वर्क में, बताया। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट हुआ है 0, लेकिन वर्क तो बेटे 0 नहीं होता ना, क्योंकि वर्क तो डेल्टा यू के बराबर होता है ना। इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन तो 0 नहीं होता ना। अगर वर्क डन भी 0 होता तब मैं कहता कि यहां एनर्जी का ट्रांसफर भी 0 है, हीट का ट्रांसफर 0 है, वर्क का ट्रांसफर थोड़ा ना 0 है। तो adiabatic systems are insulated, not isolated. Adiabatic systems are insulated, not isolated. Adiabatic systems are insulated, not isolated. ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है, क्लियर है। चलिए अब बात करूंगा मैं आपसे लिमिटेशंस ऑफ फ्लॉट की, लिमिटेशंस ऑफ फ्लॉट की। जब लोगों ने फ्लॉट को ऑब्जर्व किया और फ्लॉट बनाया तो उन्हें यह समझ में आ गया, उन्हें यह लगने लगा कि अरे वाह हमने तो दुनिया जीत ली, क्योंकि हमने तो एनर्जी कंजर्व कर दी, हमने तो एनर्जी कंजर्व कर दी। तो जब फ्लॉट बनाया फ्लॉट बनाने वालों ने, तो उनको लगा कि हमने एनर्जी कंजर्व कर दी, दुनिया का सबसे बड़ा काम हो गया, अब तो कुछ जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। लेकिन इवेंचुअली विद टाइम फ्लॉट में दो कमियां निकली, दो कमियां पता लगी प्लॉट के अंदर। पहली कमी थी फिजिबिलिटी, पहली कमी थी फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस इन गिवन डायरेक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस इन गिवन डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को जज करना, किसी डायरेक्शन में किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को जज करना, ये फ्लॉट नहीं करता। फ्लॉट केवल ये बताता है एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे और तुम्हारे पापा के हाथ का साइज सेम है, ठीक है, तुम्हारे और तुम्हारे पापा का हाथ का साइज, लेंथ, वेट सेम है। तुम और तुम्हारे पापा एक दूसरे के सामने खड़े होते हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे कान के नीचे एक बजाते हैं, कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होता है तुम्हारे गाल की तरफ। अब अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से तुम अपने पापा के कान के नीचे बजाओ तो उतनी एनर्जी तुम पापा के गाल पे ट्रांसफर कर सकते हो, पूरी प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन ये प्रोसेस एक डायरेक्शन में फिजिबल है, पापा तुम्हारे कान के नीचे बजा सकते हैं जब चाहे, है ना, पापा डॉन है, तुम उनके चेले हो, जब चाहे बजा सकते हैं। लेकिन तुम पापा के कान के नीचे नहीं बजा सकते, मतलब वो तुम्हारा उस घर में आखिरी दिन होगा जिस दिन ऐसी घटना घट जाएगी, है ना। तुमने पेट्रोल चलाया, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाई तो फ्यूल जला, फ्यूल से एनर्जी जनरेट हुई जिससे गाड़ी चली। तुमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी और ये पता लगा लिया कि बाय द बर्नआउट ऑफ द फ्यूल कितनी एनर्जी पैदा हुई। तुमने उतनी एनर्जी गाड़ी को बाहर से दे दी, तुमने उतनी एनर्जी गाड़ी को दे दी,
तो फ्यूल जला, एनर्जी पैदा हुई, तुमने उतनी ही एनर्जी अगर गाड़ी को दे दी तो फ्यूल दोबारा थोड़ा ना पैदा हो जाएगा। फ्यूल दोबारा थोड़ा ना पैदा हो जाएगा। प्रोसेस एक डायरेक्शन में फिजिबल है, दूसरे डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। यह फर्स्ट लॉ नहीं बताता कि प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में फिजिबल होगी, कौन सी डायरेक्शन में फिजिबल नहीं होगी। झरना गिर रहा है ऊपर से नीचे, झरना गिर रहा है ऊपर से नीचे, तुम झरने मतलब तुम एक जगह खड़े हो, ग्लास में पानी ले लिया, ऊपर से नीचे गिर रहा है, पानी ले लिया ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाई टच है, पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, mgh नीचे जा रही है, एनर्जी पता लग गई तुम्हें कितना चेंज हुआ। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम यहां पर ग्लास लेके खड़े हो जाओ तो पानी नीचे से ऊपर आ जाएगा। एक डायरेक्शन में प्रोसेस फिजिबल है, दूसरे में फिजिबल नहीं है। दूसरा, अगर कोई प्रोसेस किसी डायरेक्शन में फिजिबल है, अगर कोई प्रोसेस किसी डायरेक्शन में फिजिबल है तो वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये भी आपको फर्स्ट लॉ नहीं बताता। जैसे पानी का ही एग्जांपल लूं, पानी को आप ऊपर से नीचे भी गिरा सकते हो, नीचे से ऊपर भी ला सकते हो, लेकिन नीचे से ऊपर लाने के लिए पंप लगेगा, नीचे से ऊपर लाने के लिए पंप लगेगा, और ऊपर से नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं लगेगा। ग्लास है, लात मारो धम, पानी अपने आप गिरेगा। झरना अपने आप ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन उसी झरने के पानी को अगर नीचे से ऊपर लाना है तो क्या करना पड़ता है? पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, सबमर्सिबल जेट लगाना पड़ता है। यानी एक डायरेक्शन में प्रोसेस अपने आप हो रही है और एक डायरेक्शन में प्रोसेस को अपने आप करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपको यह नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस अपने आप होगी और किस में उसे करवाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पानी नीचे से ऊपर गिरा, सॉरी ऊपर से नीचे गिरा, h हाइट का ट्रांसफर हुआ, पानी ऊपर से h हाइट पर आए, एनर्जी कंजर्व रहेगी, जितना ये चेंज हुआ उतना ही ये चेंज हुआ। लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता ये अपने आप हुआ और ये कराना पड़ा, ये फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलता। इसलिए फिर हमें स्लॉट की जरूरत पड़ी। तो स्लॉट में जो हमारा फोकस होगा वो हमारा फोकस होगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के ऊपर। स्लॉट में जो हमारा प्रोसेस होगा, जो फोकस होगा वो होगा किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के ऊपर। ठीक है, किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के ऊपर। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेसेस which take place on their own, with or without any external help are called spontaneous processes. ऐसी प्रोसेसेस जो विद और विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प खुद से होती हैं, विद और विदाउट एनी लिटिल एक्सटर्नल हेल्प खुद से होती हैं, स्पॉन्टेनियस कहलाती हैं। जैसे फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड, ब्लोइंग ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, पानी अपने आप ऊपर से नीचे गिरता है। ये विदाउट एनी हेल्प वाले एग्जांपल हो गए। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलाना, थोड़ी सी हेल्प लगती है उसके बाद जलती रहती है, थोड़ी सी हेल्प लगती है उसके बाद वो जलती रहती है।
ठीक है ना। एक बार आपने मोमबत्ती जला दी, फिर वो मोमबत्ती जलती रहेगी, है ना। एक एग्जांपल और है जो मैं लिख नहीं सकता। किताबें खोलते, सिलेबस की किताबें खोलते ही नींद आना। थोड़ी सी हेल्प लगती है, एक्सटर्नल हेल्प जरा सी लगती है, किताबों को बस खोलना पड़ता है, उसके बाद अपने आप नींद आ जाती है। उसके बाद अपने आप ही क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो ये रिएक्शंस हो गई स्पॉन्टेनियस। फिर दूसरी प्रोसेस आती है, उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं? द प्रोसेसेस which require external help for completion, है ना, for completion are called non spontaneous processes, are called नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस जो बाहर से होती हैं, बाहर की सप्लाई से होती हैं, एक्सटर्नल एजेंसी से होती हैं, उन्हें हम कहते हैं, जैसे पंपिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टू रूफ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, पंपिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टू रूफ। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तीसरा है मूविंग ऑफ अ कार, एटसेट्रा। किसी भी प्रोसेस को पहचानने का तरीका कि वो प्रोसेस स्पॉन्टी है कि नॉन स्पॉन्टी है, वो ये होता है कि ये इमेजिन करो कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूं, एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूं, तो उसको हटाने के बाद वो प्रोसेस हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जैसे तुमने मोमबत्ती जला दी, तुमने मोमबत्ती जला दी, उसके बाद वो अपने आप जलती रहेगी। हवा आएगी तो बुझ भी जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन जलती रहेगी। तुम्हें उसकी नब्ज पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, घर में बत्ती कब तक आ रही है, लाइट कब तक आ रही है? जब तक पावर ग्रिड से सप्लाई आ रही है। अगर पावर ग्रिड वाले का मन नहीं हो तुम्हारे घर में सप्लाई करने का, वो तुम्हारे घर का पावर स्विच बंद कर दे कि मैं सप्लाई दूंगा ही नहीं इस घर में। भाई पावर कट क्या होता है? यही तो होता है, किसी इलाके का पावर का स्विच बंद कर देते हैं, वहां सप्लाई नहीं जाती। तो क्या घर के अप्लायंसेस चल जाते हैं? नहीं चलते। मूविंग ऑफ अ कार, कार क्यों चल रही है? क्योंकि अंदर इंजन है, इंजन में फ्यूल का कंबस्टन हो रहा है और वो फ्यूल लगातार एनर्जी पैदा कर रहा है। अगर वो फ्यूल खत्म हो जाए, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, तो गाड़ी चल जाएगी क्या? या तुम इंजन बंद कर दो तो गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। दैट मीन्स मूविंग ऑफ अ कार इज ऑल्सो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प लगती है, एक्सटर्नल एजेंसी लगती है, एक्सटर्नल वर्क लगता है, वो प्रोसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। और ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगती, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, हेल्प नहीं लगती, या अगर लगती भी है तो बस शुरू में लगती है, उसके बाद प्रोसेस अपने आप होती रहती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर सवाल आया कि यार ये बताओ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है जो नॉन स्पॉन्टेनियस में नहीं होता? नॉन स्पॉन्टेनियस में नहीं होता। व्हाट इज देयर इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? व्हाट इज देयर इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which does not happen in what? Which does not happen in
अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो भाई ऐसा पता लगा कि दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। पहला होता है एनर्जी क्राइटेरियन, पहला होता है एनर्जी क्राइटेरियन, पहला होता है एनर्जी क्राइटेरियन। एनर्जी क्राइटेरियन में क्या होता है? एनर्जी क्राइटेरियन में क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम सभी जानते हैं वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप थके हुए हो तो आप कोई काम करना नहीं चाहोगे, आप में एनर्जी कम होगी तो आप बिस्तर पर लेट के आराम करना चाहोगे। और अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप फिर बिस्तर पर लेट नहीं पाओगे, आपका मन करेगा आप कुछ कर लो, कहीं घुमाओ, कहीं फिराओ, खेल लो, कूद लो, पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टा चला लो, व्हाट्सएप चला लो, है ना। तो ऐसे केस में एनर्जी जो होती है एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भाग रहा है, दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भाग रहा है। तो इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम क्या करता है? रिलीजेस इट्स एनर्जी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम क्या करता है? अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ऐसा माना जाने लगा कि ऐसी प्रोसेसेस जहां पर सिस्टम अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, वो प्रोसेस कैसी होगी? कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम अपनी एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, वो प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होंगी। इसका मतलब ऐसी प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी, वो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, ये माना जाने लगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल के आए जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सिस्टम एनर्जी रिलीज नहीं करता, पेड़ अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। वो एनर्जी निकालते नहीं है, बनाते हैं, कंज्यूम करते हैं एनर्जी, अपना खाना बनाते हैं और उस खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है। और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पेड़ों के बाहर कोई मोटर नहीं लगी है, अपने आप करते हैं पेड़, कोई बाहर से बैठा नहीं है पेड़ों को फोटोसिंथेसाइज कराने के लिए कि मैं चला जाऊंगा तो अब पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। चलो फोटोसिंथेसिस तो फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, फ्रीजर में से बर्फ निकालो, रूम टेम्परेचर पे रख दो, फ्रीजर में से बर्फ निकालो, रूम टेम्परेचर पे रख दो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अपने आप होगी। आइस बाहर से एनर्जी खींचेगी, पिघलती चली जाएगी और थोड़ी देर में पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी क्राइटेरियन पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी क्राइटेरिया है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। एनर्जी क्राइटेरिया पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है क्योंकि हर प्रोसेस एनर्जी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही। यहां से एक दूसरे क्राइटेरिया का जन्म हुआ जिसका नाम था रैंडमनेस क्राइटेरियन। रैंडमनेस क्राइटेरियन, लोगों ने कहा जब एनर्जी क्राइटेरियन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि भैया रैंडमनेस क्राइटेरियन नाम की एक चीज निकाली कि इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज इट्स रैंडमनेस। सिस्टम अपनी रैंडमनेस को बढ़ाता है, सिस्टम अपनी रैंडमनेस को बढ़ाता है। सिस्टम अपनी किसको बढ़ाता है?
रैंडमनेस को बढ़ाता है। ठीक है, सिस्टम क्या करता है? सिस्टम अपनी रैंडमनेस को बढ़ाता है। जब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो सिस्टम अपनी रैंडमनेस को बढ़ाएगा। रैंडमनेस का मतलब होता है अरेंजमेंट को खत्म करेगा, डिसऑर्डर को बढ़ाएगा। अरेंजमेंट को खत्म करेगा, ऑर्डर को खत्म करेगा, डिसऑर्डर को बढ़ाएगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस के पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। आइस जो होती है वो सॉलिड होती है, तो आइस के पार्टिकल जो होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं और वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। ठीक है ना? जब ये पानी बन जाते हैं तो पानी बनने पर अब ये फिक्स नहीं होते। ये इस इलाके के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर इनमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, ये रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो ये अपना ऑर्डर खत्म करके रैंडमनेस इंड्यूस कर रहे हैं। ये अपना ऑर्डर खत्म करके क्या इंड्यूस कर रहे हैं? रैंडमनेस इंड्यूस कर रहे हैं, डिसऑर्डर इंड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कि भैया प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ रही है। जब एनर्जी क्राइटेरियन पिटा तो लोग रैंडमनेस क्राइटेरियन ले आए। लेकिन जब ठंड होती है, सब जीरो टेम्परेचर्स पे पहुंचते हैं, बहुत ठंडे इलाकों में पानी जम के बर्फ बना लेता है। और ऐसा तो है नहीं कि बहुत ठंडे इलाकों में पहाड़ों पे जब बर्फ गिरती है तो कोई फ्रिज लेके ऊपर बैठा है आसमान में कि भगवान ने पानी बरसाया, उसने फ्रिज में इकट्ठा किया, बर्फ जमाई, फिर नीचे फेंकी। अपने आप ही तो जमती है बर्फ। और यहां पर क्या हो रहा है? रैंडमनेस कम हो रही है, ऑर्डर आ रहा है। क्योंकि पानी के पार्टिकल जो रैंडमली मूव कर रहे थे, पानी के पार्टिकल जो अपने इलाके में रैंडमली मूव कर रहे थे, वो अब बर्फ के पार्टिकल बन चुके हैं, जिनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहना है, मजबूरी है जिनकी, जिन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहना है। तो इसका मतलब इस समय रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है। और फिर भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। फिर भी ये प्रोसेस क्या होती है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है ना? फिर भी ये प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अब अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि पानी एनर्जी को लूज कर रहा है। पानी एनर्जी को लूज कर रहा है, इसलिए पानी लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है। और पानी सॉलिड से लिक्विड में इसलिए बदल रहा था क्योंकि पानी अपनी रैंडमनेस को बढ़ा रहा था। यानी हमें यह रियलाइज हुआ कि ना तो एनर्जी क्राइटेरियन कंप्लीट है और ना ही रैंडमनेस क्राइटेरियन कंप्लीट है। इसलिए हमें दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है एनर्जी क्राइटेरियन, एक होता है रैंडमनेस क्राइटेरियन। और एक होता है एनर्जी, सत्यानाश हो जाए इसको, एनर्जी क्राइटेरियन। ठीक है ना? आपको इन दोनों ही क्राइटेरियो के लिए एक एक क्वांटिटी पढ़नी है। दोनों के लिए हमें एक एक क्वांटिटी पढ़नी है। रैंडमनेस क्राइटेरियन के लिए जो क्वांटिटी हम लोगों ने चुनी है, क्योंकि ये क्राइटेरियन तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है और थर्मोडायनामिक्स एक मैथमेटिकल साइंस है, तो हमें कैलकुलेशन चाहिए, हमें मैथमेटिक्स चाहिए, हमें नंबर चाहिए। तो रैंडमनेस क्राइटेरियन के लिए हमने जो क्वांटिटी चुनी है उसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी एस। और इसके लिए जो क्वांटिटी हम लोगों ने चुनी है उसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये दो क्राइटेरियंस आपको पढ़ने हैं, ये दो क्वांटिटीज आपको पढ़नी है, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, ये दो आइटम आपको इसके अंदर स्टडी करने हैं, जिससे कि आपके सेकंड लॉ की जो स्टडी है वो कंप्लीट होगी। तो सेकंड लॉ जो है वो एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी दोनों के टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे।
ठीक है, तो आइए बात करते हैं एंट्रोपी की। व्हाट इज एंट्रोपी? व्हाट इज एंट्रोपी? लेट्स टॉक अबाउट एंट्रोपी। तो जो पहला टर्म है सेकंड लॉ में वो है एंट्रोपी। और एंट्रोपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भाई साहब बच्चों के दिमाग में नहीं बैठता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, जो आप लोग होते हैं, एंट्रोपी को बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। एंट्रोपी सबसे पहले समझ लो होता क्या है। एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ, एंट्रोपी कुछ भी नहीं होता, एंट्रोपी बस सिंपली होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ अ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हो इनऑर्गेनिक में, उसको नापने के लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देखते हो, ऐसे ही यहां पर रैंडमनेस को नापने के लिए हम एंट्रोपी देखते हैं। ठीक है, रैंडमनेस को नापने के लिए क्या देखते हैं? एंट्रोपी देखते हैं। ठीक है, होता क्या है रैंडमनेस? व्हाट इज रैंडमनेस? व्हाट इज रैंडमनेस? रैंडमनेस बेसिकली क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जाकर देखना पड़ेगा हमें। रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, जो डेफिनेशन आप लोगों को याद होती है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, आप करते हो द वेज मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ सिस्टम कैन मूव, वेज मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ सिस्टम कैन मूव। तभी आप कहते हो सर सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैस की उससे ज्यादा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल मैक्सिमम मूवमेंट करते हैं, है ना, मैक्सिमम तरह के मूवमेंट होते हैं उसमें। लिक्विड का थोड़ा कम होता है, सॉलिड के बिल्कुल नहीं होते। लेकिन अगर कोई स्पीसीज मूव ही ना करे तो, और अगर किसी स्पीसीज में मूवमेंट हो रहा हो, मतलब कोई स्पीसीज अगर मूवमेंट करे ही ना तो क्या एंट्रोपी डिफाइन नहीं कर सकते? अगर कोई स्पीसीज में मूवमेंट हो ही ना रहा हो तो क्या हम एंट्रोपी नहीं डिफाइन कर सकते? क्या हम एंट्रोपी नहीं डिफाइन कर सकते? बोलो। और अगर किसी चीज की फेस चेंज ना हो रही हो तो, जैसे गैस है, परफ्यूम है, परफ्यूम में गैस होती है, बॉटल में भी है, बॉटल में भी है, बॉटल में भी गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा है। तुमने बाहर निकाल दिया, परफ्यूम खोल दिया, बाहर आ गया, बाहर भी रैंडम मोशन कर रहा है, बाहर भी रैंडम मोशन कर रहा है। तो इस केस में एंट्रोपी कैसे डिफाइन करोगे? द वेज एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन अरेंज इन स्पेस, जैसे वो स्पेस में अरेंज हो सकते हैं, जैसे वो स्पेस में अरेंज हो सकते हैं। एक बॉटल है, कभी सोच के देखा बॉटल से परफ्यूम हमेशा बाहर क्यों हो जाता है? एक बॉटल है, इसमें तुमने यूनिट एरिया के खाने बना लिए, ठीक है ना, यूनिट एरिया के खाने बना लिए। कितने खाने हैं? 20 स्पेसेस है। अब कोई भी परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल है वो इन 20 में से किसी एक जगह पर जाके बैठ सकता है। तो इसका मतलब इसके पास कितने तरीके हैं? 20 तरीके हैं टोटल जिससे बैठ सकता है। वहीं एक कमरा है, अगर मैं इतने ही बड़े स्पेसेस इस कमरे में काट दूं, तो यहां पर 4 3 7 1 2 3 4 5 49 स्पेसेस हुआ है। रैंडमनेस बढ़ गई, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल अगर यहां से बाहर निकला तो इसके पास देयर आर 49 वेज अवेलेबल जहां पर जाके ये टिक सकता है। आप क्लासरूम में बैठे हैं, याद कीजिए जब कोरोना नहीं हुआ था तो क्लासरूम में जाते थे, स्कूल में जब टीचर क्लासरूम में होता है सबकी मुंडी टीचर की तरफ होती है। लेकिन जब टीचर क्लासरूम में नहीं होता तो किसी की मुंडी अपने पड़ोसी की तरफ होती है, कोई पीछे मुंह करके बैठा होता है, कोई खाना खा रहा होता है। इस दोनों केसेस में आपने मोशन नहीं किया, बैठे हुए हैं आप, लेकिन आपकी एंट्रोपी में अंतर है।
तो केवल मोशन से एंट्रोपी को रिलेट नहीं कर सकते हैं, हम अरेंजमेंट से भी रिलेट करते हैं, ठीक है ना, अरेंजमेंट से भी रिलेट करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अरेंज इन स्पेस और इंटरैक्ट विद, इंटरैक्ट का मतलब बातचीत, इंटरैक्ट का मतलब बातचीत, ठीक है ना, इंटरैक्ट का मतलब बातचीत, कि कितनी तरीके से वो सराउंडिंग से बातचीत कर सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वाली जो डेफिनेशन है ज्यादा काम की है, ऊपर वाली डेफिनेशन इतने काम की नहीं है, वो केवल एक ही जगह पर काम आएगी। दूसरी बात, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे रैंडमनेस की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, सिस्टम में जितने कम मॉलिक्यूल होंगे रैंडमनेस उतनी ही कम होगी, सिस्टम में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा होगी, और सिस्टम में मॉलिक्यूल जितने कम होंगे रैंडमनेस उतनी ही कम होगी। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ a system can be calculated as delta S बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T, डेल्टा S बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T। यहां पर T क्या होता है? T होता है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, T होता है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। इस डेफिनेशन में एक्चुअली दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मिसनॉमर है, दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजन पैदा करती हैं। पहली चीज क्यू रिवर्सिबल देख के दिमाग में जो एक्सप्रेस, क्यू रिवर्सिबल देख के दिमाग में जो इंप्रेशन आता है, क्यू रिवर्सिबल का नाम देख के दिमाग में जो इंप्रेशन आता है वो ये आता है, क्यू रिवर्सिबल को देख के दिमाग में जो इंप्रेशन आता है वो ये आता है कि यार एंट्रोपी केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड होगी, एंट्रोपी केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसी को निपटाता हूं मैं, मैंने आपको याद है फर्स्ट लॉ में बोला था कि जो हीट होती है वो रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, याद है, बोला था ना, हीट जो होती है वो रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है हीट गिवन टू द सिस्टम, तो जब भी कभी आप हीट करेंगे सिस्टम को तो वो उसकी रैंडमनेस को बढ़ाएगा, जब भी आप कभी सिस्टम की हीट बढ़ाएंगे तो वो उसकी रैंडमनेस को बढ़ाएगा। क्यों रैंडमनेस को बढ़ाएगा? क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन होगा तो वेज ऑफ मोशन बढ़ेंगे, वेज ऑफ अरेंजमेंट बढ़ेंगे, कोई पार्टिकल वहां भी पहुंच जाएगा जहां वो पहले से मौजूद नहीं था, हर जगह पार्टिकल मौजूद हो जाएगा, पहुंचने लगेगा, भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, उसके अरेंजमेंट बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। लेकिन ये क्यों रिवर्सिबल का क्या चक्कर है भैया? रिवर्सिबल का क्या चक्कर है? एक मंदिर में भंडारा हुआ, सुबह से शाम तक भंडारे में 5000 पूरियां खत्म हो गई। सवाल मेरा ये है कि क्या वो 5000 पूरियां कोई एक ही आदमी खा गया या कई सारे लोगों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी पूरियां खाई, टोटल 5000 पूरियां खत्म हो गई? जवाब आप जानते हैं कि बट ऑब्वियस है, कई सारे लोगों ने थोड़ी थोड़ी पूरियां खाई, मिला के टोटल 5000 पूरियां खत्म हुई। अगर आप सिस्टम को क्यू की हीट देते हैं, जब आप सिस्टम को पानी को गर्म करते हैं तो पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी में क्या होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? और जब पानी में बेटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पूरा पानी कब गर्म होगा? जब हर मॉलिक्यूल गर्म होगा। पूरा पानी कब गर्म होगा? जब हर मॉलिक्यूल गर्म होगा। और जब हर मॉलिक्यूल गर्म होगा, जब हर मॉलिक्यूल गर्म होगा तो क्या होगा? जब हर मॉलिक्यूल गर्म होगा
तो ये Q की हीट हर मॉलिक्यूल के पास थोड़ी थोड़ी जाएगी। dq इसके पास, dq इसके पास, dq इसके पास, dq इसके पास। दैट मीन्स देयर आर न्यूमरस फ्रैक्शंस ऑफ द एनर्जी। यानी ये जो हीट अंदर गई ये सिंगल स्टेप में एक्सेप्ट नहीं हुई, इसे मल्टीपल एटम्स ने थोड़ा 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 करके एक्सेप्ट किया। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसलिए यहां पर क्यों रिवर्सिबल आया है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन क्यू रिवर्सिबल का सेंस यह है कि क्यू रिवर्सिबल में हर एटम के पास, हर मॉलिक्यूल के पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी पहुंच गई है। ठीक है। दूसरी बात, एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, but entropy increases on increasing temperature of system। वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। हीट दोगे एंट्रोपी का, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट दोगे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से भाई साहब। लेकिन हां, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी में चेंज उतना ही कम होगा। इनिशियल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी में चेंज उतना ही कम होगा। वाई इमेजिन करो कि आप एक समय पर एक लाइब्रेरी में हो और एक समय पर आप एक बाजार में हो। ठीक है ना, बाजार में बिल्कुल भरा क्राउडेड बाजार है। अब आपने लाइब्रेरी में छींक मारी और बाजार में चीख मारी। लाइब्रेरी में आपने छींक मारी और बाजार में आपने चीख मारी। आपकी छींक लाइब्रेरी में ज्यादा असर पैदा करेगी क्योंकि लाइब्रेरी में पहले से शोर नहीं था। बाजार में आपकी चीख भी कोई असर पैदा नहीं करेगी क्योंकि बाजार में पहले से इतना शोर है कि लोगों को आपको सुनने में टाइम लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि जब टेम्परेचर शुरुआत में ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास रैंडमनेस वैसे ही ज्यादा होगी, और ज्यादा रैंडमनेस में अगर आप थोड़ी बहुत बढ़ा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, और बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को अगर आप एनर्जी दे दोगे तो वो अचानक से रैंडम हो जाएंगे, जाग जाएंगे, भागेंगे। इसीलिए जब इनिशियल टेम्परेचर कम होगा तो रैंडमनेस में या एंट्रोपी में चेंज आपको ज्यादा महसूस होगा। ठीक है। यूनिट जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन। यहां डिग्री सेल्सियस नहीं ले सकते, डेल्टा टी नहीं है, टेम्परेचर है। जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन। तो ये हुआ एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी के पीछे की कहानी। ठीक है ना, ये हुआ हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। अब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस फॉर डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस फॉर डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या चेंज होता है गैस की एंट्रोपी में, क्या चेंज होता है गैस की एंट्रोपी में। मान लो आप एक प्रोसेस कर रहे हो गैस के साथ जिसमें आप गैस का वॉल्यूम V1 से V2 कर दे रहे हो और टेम्परेचर उसका T1 से T2 कर दे रहे हो। गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 कर दे रहे हो और टेम्परेचर जो है, क्या इस आर्टिकल की सही जगह ये है? ये इस आर्टिकल की सही जगह नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले मेरे को कुछ और बताना था। इससे पहले लेने थे हमें
सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एंट्रोपी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं, एंट्रोपी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं। जैसे पहला, सॉलिड की एंट्रोपी लिक्विड से कम होती है, लिक्विड की एंट्रोपी गैस से कम होती है। ठीक है, सॉलिड की एंट्रोपी लिक्विड से कम होती है, लिक्विड की एंट्रोपी गैस से कम होती है। दूसरा, डायमंड क्योंकि बहुत हार्ड होता है, इसके जो अंदर कार्बन के एटम्स होते हैं एकदम अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, तो डायमंड की एंट्रोपी ग्रेफाइट से कम होती है। डायमंड की एंट्रोपी ग्रेफाइट से कम होती है। ग्रेफाइट स्लिपरी स्ट्रक्चर का होता है, इसमें लेयर्स जो होती हैं वो स्लिप करती हैं, चिकना चिकना होता है ये, इसके मॉलिक्यूल स्लिपरी होते हैं। डायमंड की एंट्रोपी ग्रेफाइट से कम होती है। ठीक है ना। तीसरा, आयरन पे जब जंग लगती है, आयरन पे जब जंग लगती है तो जंग लगने से एंट्रोपी इंक्रीज करती है। आयरन पे जब जंग लगती है, जंग लगने से एंट्रोपी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? जब जंग लगती है, जंग लगती है सरफेस पे, जंग लगती है सरफेस पे। और जंग लगाने के लिए आयरन जो होता है, बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूं अभी, बिकॉज आपको एक आइडिया देता हूं। जंग लगती है तो ये एंट्रोपी जो होती है ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ये सरफेस है, यहां पर जंग लगी, ये रस्ट है। रस्ट में क्या होता है? आयरन से Fe2O3 बनता है। आयरन का जो एटम होता है, जो क्रिस्टल में यहां पर अंदर फंसा हुआ होता है, वो बाहर निकल आता है सरफेस पे, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और Fe2O3 बना लेता है। तो ये एटम जो कि क्रिस्टल में बाउंड था, ये एटम जो कि आयरन के लैटिस में बाउंड था, क्रिस्टल में बाउंड था, रस्टिंग के दौरान क्रिस्टल से बाहर निकल आया, फ्री हो गया, मुक्त हो गया। इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। रस्टिंग ऑफ आयरन करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। अगर आप Ag+ और Cl- की रिएक्शन कराएं और AgCl बनाएं, AgCl बनाएं और ये AgCl प्रेसिपिटेट हो जाए तो एंट्रोपी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जब तक ये रिएक्शन नहीं हुई थी तब तक Ag+ भी पानी में घूम सकता था, Cl- भी पानी में घूम सकता था। अब क्या हुआ? अब AgCl बन के पानी में घुलेंगे नहीं, नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी घटेगी। नीचे बैठ जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी घटेगी। ऐसे ही एक और मजेदार एग्जांपल है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्यों? रबर बैंड के अंदर क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं। रबर बैंड के अंदर क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं। जब वो रबर बैंड खिंची हुई अवस्था में नहीं होती है, रबर बैंड जब खिंची हुई अवस्था में नहीं होती है, मतलब जब उसे स्ट्रेच नहीं किया गया होता है, उस समय पर, ठीक है किया मैंने, जब उसे स्ट्रेच नहीं किया गया होता है तो ये पॉलीमर किसी भी अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं, है ना। सल्फर के क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं रबर बैंड के अंदर, और जब रबर बैंड को स्ट्रेच नहीं किया गया होता है तो ये पॉलीमर किसी भी अरेंजमेंट में पड़े हुए होते हैं। कोई ऐसे पड़ा है, 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 कोई ऐसे पड़ा है। लेकिन जब आप इन्हें स्ट्रेच करते हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचते हो तो खींचते ही क्या होता है? खींचते ही क्या होता है? ये सारे के सारे पॉलीमर एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज हो जाते हैं, लाइक दिस। तभी तो रबर बैंड खिंच रही है, क्योंकि ये आपके फोर्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अब ये सारे के सारे पॉलीमर इस तरीके से, ठीक है ना। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड से क्या हुआ? अरेंजमेंट खत्म हो गए। पहले बहुत सारे अरेंजमेंट थे पॉलीमर्स के पास, अब उन्हें केवल एक ही अरेंजमेंट में रहना है। तो अरेंजमेंट की संख्या कम होने की वजह से रबर बैंड का क्या हो गया? रबर बैंड को स्ट्रेच आने पर एंट्रोपी घट गई। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है बॉइलिंग ऑफ एग। बॉइलिंग ऑफ एग
लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, लोगों को लगता है एंट्रोपी घटेगी, एंट्रोपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आप लोग बायो वाले हैं तो आपको पता होगा कि प्रोटीन्स के जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें प्रोटीन लिपटी होती हैं एक दूसरे के आसपास, हेलिक्स बना के, हेलिसेस बना के, प्लेट्स बना के लिपटी हुई होती हैं। जब आप उसे उबालते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन की जो हेलिक्स होती हैं वो छूट जाती हैं। पहले क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होती हैं इन्होंने इस तरीके से हेलिक्स बनाए हुए होते हैं। जो हेलिसेस जो होते हैं, अल्फा हेलिसेस, वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो ये हेलिसेस जो होते हैं ये बिखर जाते हैं और जो प्रोटीन्स होती है ना वो डीनेचर होकर पूरे इलाके में फैल जाती हैं इस तरीके से। तो ये इनका डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होता है, प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाता है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। अब आओ बात करते हैं उस आर्टिकल की जो करने वाले थे। ये कुछ एग्जांपल हैं जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे, याद रखने हैं। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ गैस in different thermodynamic processes. Change in entropy of a gas in different thermodynamic processes. तुम क्या कर रहे हो? पहली बात तो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं और जितने भी प्रोसेसेस हैं ना ये सारी की सारी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो जो भी एनालिसिस आप लोग कर रहे हैं वो रिवर्सिबल के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिवर्सिबल के लिए नहीं कर सकते, लेकिन आपके सिलेबस में केवल रिवर्सिबल के लिए ही है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम गैस के ऊपर एक प्रोसेस कर रहे हो जिसमें गैस का वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। गैस का वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है और टेम्परेचर जो होता है वो T1 से T2 हो जाता है। देखो, वॉल्यूम चेंज होने पर भी एंट्रोपी चेंज होती है, रैंडमनेस चेंज होती है। वॉल्यूम चेंज होने पर भी रैंडमनेस चेंज होती है। जो मैंने आपको सेंट की बोतल का एग्जांपल दिया कि सेंट की बोतल का गैस का जो मॉलिक्यूल है, परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल है, वो जब बोतल से बाहर आया तो जब वो छोटे से बड़े एरिया में आया, छोटे से बड़े वॉल्यूम में आया, तो उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्पेस में बढ़ गए। ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल, ज्यादा बड़े बर्तन में क्या होगा, ज्यादा बड़े बर्तन में जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी ज्यादा होंगे, जो स्पेशियल अरेंजमेंट्स हैं वो भी ज्यादा होंगे। इसी में एक 7वां एग्जांपल है, मिक्सिंग लिक्विड गैस लिक्विड और गैस की मिक्सिंग में एंट्रोपी बढ़ती है। जब भी कभी मिक्सिंग करोगे एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बातें बढ़ जाएंगी। पानी है, अल्कोहल डाल दिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गए। अभी जब पानी अकेला था तो केवल पानी के मॉलिक्यूल से बातें कर पा रहा था, अल्कोहल अकेला था तो केवल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से बातें कर पा रहा था। मिला दिया तो पानी अल्कोहल से कर सकता है, अल्कोहल पानी से कर सकता है, पानी से तो कर ही रहा था, अल्कोहल से भी कर रहा था। दो नई तरीके की बातें क्रिएट हो गई। और क्योंकि पानी और अल्कोहल का अपना वॉल्यूम होगा तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि सर उतने ही स्पेस में मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। पानी का वॉल्यूम इतना है, अल्कोहल का इतना है, दोनों मिक्स हुए, वॉल्यूम भी बढ़ गया। पानी का वॉल्यूम इतना है, अल्कोहल का इतना है, दोनों मिक्स हुए तो अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम टोटल इतना हो गया।
तो अगर एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल दिया अल्कोहल ने तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी प्रोवाइड किया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल दिया तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी प्रोवाइड किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बातें बढ़ गई। क्या बढ़ गई, बातें बढ़ गई, इंटरेक्शन बढ़ गए, बातें बढ़ गई, इंटरेक्शन बढ़ गए, इसलिए एंट्रोपी बढ़ गई। मिक्सिंग पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो मैंने कहा तुमने गैस को एक प्रेशर प्रोसेस से गुजारा जिसमें गैस का वॉल्यूम बदल के V1 से V2 कर दिया और टेम्परेचर बदल के T2 कर दिया, तो उस केस में जो डेल्टा एस गैस होता है वो होता है NCVM ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, NR ln V2 by V1, या इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 NCVM log T2 by T1 प्लस 2.303 NR log V2 by V1 डेल्टा एस गैस। ये जनरल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला उस प्रोसेस के लिए है जहां पर तुम गैस का वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हो और जहां पर तुम गैस का टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो। ये फॉर्मूला उस प्रोसेस के लिए है जहां पर गैस का वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हो और गैस का टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो। अब इसके बन जाते हैं कुछ केसेस, जैसे केस वन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, T1 बराबर T2 हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, T1 बराबर T2 हो जाएगा। तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा, 2.303 NR log V2 by V1, क्योंकि जो T2 by T1 वाला टर्म है वो log 1 होके 0 हो जाएगा, log 1 होके 0 हो जाएगा। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, P1 V1 बराबर P2 V2, तो V2 by V1 की जगह लिख सकते हो P1 by P2। तो ये हो गया डेल्टा एस का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला ये होता है। ऐसे ही इसमें दूसरा केस बनता है बच्चे, आइसोकोरिक प्रोसेस में V1 बराबर V2, तो log V1 V2 अपॉन V1 log 1 हो जाएगा 0। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCVM log T2 by T1। ये आ गया, ठीक है। केस नंबर 3 आइसोबारिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस लॉ फॉलो होते हैं, याद रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस लॉ फॉलो होते हैं, मेरी बात को याद रखना। तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया बेटे कांस्टेंट, और इसमें लगेगा चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। तो V2 अपॉन V1 की जगह लिख दोगे T2 अपॉन T1, ठीक है। तो देखो डेल्टा एस होगा 2.303 NCVM log T2 by T1 प्लस 2.303 NR log V2 by V1। होता है, ये होता है। V2 by V1 की जगह मैंने लिख दिया T2 by T1। अब देखो 2.303 N log T2 by T1, ये तो ले लिया मैंने कॉमन। ये बचा CVM प्लस R। आप लोग जानते हैं मेरे रिलेशन से CVM प्लस R क्या होता है, CPM। तो यहां लिख दीजिए डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCPM log T2 by T1 और V2 by V1। ये आइसोबारिक की निकल आई।
ये आइसोबारिक की निकल आई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस 4, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कितनी होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कितनी होती है? 0। तो डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी बराबर 0। किसी चीज में चेंज अगर 0 तो इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। किसी चीज में चेंज अगर 0 इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोएंट्रोपिक? आइसोएंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग? आइसोएंट्रोपिक मतलब कि एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में चेंज नहीं होता। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हुए एंट्रोपी के ऊपर। ये हमारा डिस्कशन हो गया एंट्रोपी का, सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। कल की क्लास में आपको कराऊंगा एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स। एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, इंट्रोडक्शन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। कल की क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी को पिक्चर में लेके आऊंगा। आपको एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा स्लॉट क्या होता है, प्लस आपको बताऊंगा गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से आई। ठीक है ना, इतनी बातें हमारी कल के लेक्चर में होंगी। ओके, तो कल के लेक्चर में दोबारा मिलेंगे आपसे एक बार फिर से लेके एक नया कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए प्यार से, क्वेश्चन करते रहिए रफ्तार से। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में शाम को 4 से। जरूरी नहीं 4 बजे आए, राइमिंग करने के लिए बोल दिया। टाटा।